सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं विजय बाजिया, मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, मनोविज्ञान में अपन अधिगम को लेकर चर्चा कर रहे थे। अधिगम के बारे में कुछ सामान्य सी बातें अपन ने की थी शुरू में कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, उसकी कुछ अपन ने परिभाषाएं देखी थी। उसके बाद में अपना जो अधिगम का पहला सिद्धांत अपन ने जो शुरू किया था वो था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के तहत थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए बिल्ली पर एक प्रयोग किया था। प्रयोग के माध्यम से अपना सिद्धांत स्पष्ट किया था और उस प्रयोग के आधार पर ही थॉर्नडाइक ने अधिगम के 8 नियम बताए थे। उन 8 नियमों तक की अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज के वीडियो में अपने को देखना है क्या, जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत का अपन शिक्षा में कहां तक प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत का आज अपन देखेंगे क्या शैक्षिक महत्व है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, आप जो भी सिद्धांत पढ़ो, पहली बात तो अपने को ये सिद्धांत क्यों सिखाए जा रहे हैं, ताकि हम भावी शिक्षक जो हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सामने अधिगम के इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए बच्चों को अधिगम करवाएं। समझ रहे हो बात? क्योंकि हमें तो कोई बिल्ली, कुत्ते से, इन बंदरों से, इनसे कोई अपने को मतलब भी नहीं है। हमें तो बस केवल ये देखना है कि भाई इन सिद्धांतों का अपन हमारे जीवन में, और हमारा जीवन किससे जुड़ा होगा? शिक्षा से जुड़ा होगा। तो हम इन सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम इसका शैक्षिक महत्व देखते हैं। जो भी आप शैक्षिक महत्व देखो, थोड़ा सा ये और ध्यान रखना, जिस भी सिद्धांत का आप शैक्षिक महत्व देखने का प्रयास करो, हमेशा हर शैक्षिक महत्व को कहानी से जरूर जोड़ लेना। जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का अपन शैक्षिक महत्व देख रहे हैं, इसको किस कहानी से जोड़ना है? बिल्ली वाली कहानी से अपने को जोड़ना है। कहानी के आधार पर ही सारे के सारे शैक्षिक महत्व निकलकर सामने आते हैं। जैसे इसका अपन शैक्षिक महत्व बता सकते हैं क्या? एक तो अभ्यास पर बल। ये सिद्धांत किस पर बल देता है? अभ्यास पर बल देता है। अगर बालक लगातार अभ्यास करता जाता है तो लास्ट में आके वो उस विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पाता है? अधिगम कर पाता है, मतलब सीख पाता है। क्योंकि बिल्ली ने जो दरवाजा खोलना सीखा था वो किसकी बदौलत सीखा था? अभ्यास की बदौलत सीखा था। लगातार बिल्ली उस दरवाजे को खोलने का क्या कर रही थी? अभ्यास कर रही थी। अभ्यास के आधार पर ही अपन कह सकते हैं क्या? निरंतर प्रयास पर बल। बिल्ली अभ्यास कर रही थी, मतलब बिल्ली लगातार दरवाजे को खोलने का क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी। इसी प्रकार यदि बालक भी लगातार प्रयास करता है तो वह किसी भी विषय वस्तु का अधिगम कर सकता है। तीसरा, बिल्ली को क्या थॉर्नडाइक पकड़ के सिखा रहा था कि हाँ बिल्ली तू इधर उछल कूद कर, हाँ बिल्ली इधर उछल कूद कर, कि बिल्ली इधर आ देगी, यहाँ पे लीवर है। थॉर्नडाइक ऐसे बिल्ली को सिखा रहा था, या बिल्ली ने खुद प्रयास करके सीखा था लीवर खोलना? तो बिल्ली ने खुद ने प्रयास करके सीखा था। इसका मतलब यह है सिद्धांत किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है ये सिद्धांत? करके सीखने पर बल देता है। और जब बालक करके सीखेगा तभी उसमें किसका विकास होगा? आत्मनिर्भरता आएगी एक तो बालक में, और आत्मनिर्भरता आने के साथ ही उसमें क्या आएगा? बालक में आत्मविश्वास। तो अपने से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा बालक में, दोबारा बोलूं, किस सिद्धांत के प्रयोग से बालक में सीखने पर बालक में आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की वृद्धि होती है? तो किस सिद्धांत के प्रयोग से सीखने पर? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के माध्यम से। अगला देखें अपन, ये 2 पॉइंट एक साथ याद करना कि भाई बिल्ली बार बार असफल हो रही थी, असफलता से ही उसने क्या ढूंढ ली? सफलता ढूंढ ली। असफल हो रही थी तो बिल्ली निराश हो रही थी, लास्ट में आके उसे क्या मिली? आशा मिली। तो असफलता में सफलता कह दो या निराशा में आशा कह दो। ये भी किस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है? उद्दीपक अनुक्रिया का।
तो इसमें अपन शैक्षिक महत्व लिख सकते हैं, असफलता से लास्ट में आके निरंतर प्रयास करते हैं तो अपने को क्या मिलती है, सफलता। जब तक असफल होते हैं तब तक अपने दिमाग में क्या आती है, निराशा। और जैसे ही अपने सफलता नजदीक होती है अपने किसकी किरण आ जाती है, आशा की किरण। तो ये इसके कुछ शैक्षिक महत्व हैं। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो शैक्षिक महत्व है वो ये है कि भाई छोटे बालकों के लिए सिद्धांत है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी है। कितने हो गए, 6 हो गए ना। 7वां आप याद रखोगे, छोटे बालकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण, क्योंकि छोटे बालक जो होते हैं ना वो किसके द्वारा सीखते हैं, अभ्यास द्वारा सीखते हैं। कैसे बालक है, छोटे बालक। याद करो जब हम भी छोटी अवस्था में थे, टीचर क्या करता था, हमारे गुरुजी क्या करते थे, एक लाइन लिख देते, राम बाग में जाता है। फिर हमें कहते थे कि बेटा इसको पूरा लास्ट तक यही लाइन लिख के आएगा, यही लिख के प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा। राम बाग में जाता है, फिर अपन लिखते थे राम बाग में जाता है, राम बाग में जाता है, राम बाग में जाता था, वो पूरा पेज भर देते थे। सीता फल खाती है, उसका पूरा पेज अपन भर देते थे। तो हम छोटे थे तब लगातार एक ही क्रिया का अपन क्या करते थे, बार बार अभ्यास करते थे। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यह सिद्धांत किनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, छोटे बालकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा ये ध्यान रखना कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये, क्योंकि आप जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग भी तो अभ्यास के माध्यम से सीखते हो। तो ये दिगम के सिद्धांत है तो सबके लिए महत्वपूर्ण। अगर बड़ा बच्चा भी रेगुलर अभ्यास करता है, निरंतर प्रयास करता है, तो वो भी विषय वस्तु को क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो बड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, मतलब हर किसी के लिए सिद्धांत उपयोगी है। लेकिन विशेष रूप से उपयोगी पूछा जाए तो किनके लिए, ये छोटे बच्चों के लिए। लास्ट शैक्षिक महत्व अपन इसमें ये बताएंगे, मंदबुद्धि या कह सकते हैं अपन मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। मंदबुद्धि बालक कह दो, चाहे मंदबुद्धि को ही क्या कहते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े। इन बालकों के लिए यह सिद्धांत क्या है, महत्वपूर्ण उपयोगी है। क्योंकि देखो मंदबुद्धि बालक, एक सेकंड क्या है कि लाइट चलेगी थोड़ा सा, सर एक बार ये लाइट सेट कर देना थोड़ी। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं ना वो किसके माध्यम से सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। जैसे अपन बात करें, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है। क्यों, एक अपन जैसे ले कोई 7वीं 8वीं 9वीं का कोई बच्चा है, उसको अगर ढंग से लिखना नहीं आता, इसका मतलब उस बच्चे को क्या मानेंगे अपन, मंदबुद्धि बच्चा मानेंगे। क्योंकि 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ने वाला बालक है, उसको अभी तक ढंग से लिखना नहीं आ रहा, इसका मतलब किस प्रकार का बालक मान सकते हैं, उसे मंदबुद्धि मान सकते हैं या मानसिक रूप से पिछड़ा बालक मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डेली का उस बच्चे को अपन अगर 1-2 पैराग्राफ लिखने के लिए देते हैं, लगातार उससे अभ्यास करवाते हैं कि बेटा आज ये पैराग्राफ लिख के लाना, दूसरे दिन फिर कहते हैं आज ये पैराग्राफ, लगातार उससे अगर यदि हम अभ्यास करवाते हैं तो वह बच्चा अंत में आके लिखना सीख जाता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं मंदबुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। और इसी के साथ अपना जो पहला सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, वो होता है कंप्लीट। अब अपन अधिगम का जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसको लेकर चर्चा करेंगे, और वो सिद्धांत होगा कौन सा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अभी तक अपनी एक सिद्धांत को लेकर चर्चा कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को कहते हैं अपन अंग्रेजी में कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। ध्यान रखना, उसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहा था, इसको कह रहे हैं अपन कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी।
तो इसको कह सकते हैं अपन सीआर सिद्धांत। ये जो सिद्धांत अपन चर्चा करेंगे, ये सिद्धांत अनुबंधन पर बल देगा। किस पर बल देगा? अनुबंधन। ये जो छोटे छोटे वर्ड है इसकी अपन चर्चा करेंगे, अनुबंधन का मतलब क्या होता है। तो अनुबंधन पर बल देने के कारण इस सिद्धांत का एक अन्य नाम क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। रटने पर ये सिद्धांत बल देगा। हर चीज का अपन कंसेप्ट आगे जाके क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं वो देख रहे हैं अपन। रटने पर बल देता है, रटने पर जो बल देता है वह सिद्धांत हमेशा कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? शास्त्रीय। तो इसे कह सकते हैं अपन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिकल, इस आधार पर इसे कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। परंपरागत जो अपनी शिक्षण पद्धति थी वो हमेशा रटने पर आधारित होती थी, इस आधार पर इसको कह सकते हैं अपन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। इस तरीके से कई अन्य नाम होते हैं सिद्धांत के, जिसके आज अपन चर्चा करेंगे। और ये जो सिद्धांत देने वाले थे, ये सिद्धांत दिया था रूस के एक विचारक थे जिनका नाम था पावलोव। क्या नाम था? पावलोव। पावलोव रहने वाले कहां के थे? रूस के थे। पावलोव ने सिद्धांत दिया था कब? 1904 में। और पावलोव ने अपना सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो पावलोव का ये सिद्धांत है। पावलोव रहने वाले कहां के थे? रूस के थे। पावलोव ने सिद्धांत दिया 1904 में। पावलोव ने अपना सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका प्रयोग क्या था। तो प्रयोग देखना, पावलोव ने जो प्रयोग किया था, पावलोव ने क्या किया? कुत्ते को लिया, एक कुत्ते को बांध दिया और कुत्ते के सामने क्या बजाई? घंटी बजाई। घंटी बजाने के तत्काल बाद क्या पेश किया? भोजन पेश किया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से क्या गिरी? लार गिरी। हालांकि हमारे मुंह से या कुत्ते के मुंह से या किसी के भी मुंह से मान लो लार जब गिरती है तो ज्यादा संभावना यही रहती है कि वो लार बाहर ना आकर अंदर के अंदर ही रहती है। लेकिन कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया था किसने? पावलोव ने, ताकि कुत्ते के मुंह से लार गिरे वो बाहर आए और अपने को दिखाई दे। तो ये प्रयोग था। कुत्ते को बांध दिया, बांधने के बाद पावलोव ने क्या बजाई? घंटी बजाई। घंटी बजाने के तत्काल बाद भोजन पेश कर दिया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से क्या गिरी? लार गिरी। यहां से कई बार अपने ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव के सिद्धांत के बारे में सही कथन है। ध्यान रखना, एक ऑप्शन तो ये आता है अपने पास कि घंटी व भोजन साथ साथ पेश किए गए, वो ऑप्शन ध्यान रखना गलत होगा। एक ऑप्शन में आता है कि घंटी के तुरंत बाद भोजन पेश किया गया। तो सही आंसर क्या हो गया? घंटी के तुरंत बाद भोजन पेश हुआ था। अपन यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि घंटी और भोजन साथ पेश किया गया, साथ पेश नहीं हुआ था। घंटी के तुरंत बाद क्या पेश हुआ था? भोजन पेश हुआ था। अब पावलोव ने यह प्रयोग लगातार जारी रखा, तो अपन ये कह सकते हैं पावलोव ने बार बार यह प्रयोग किया। जब पावलोव ने बार बार एक ही प्रयोग जारी रखा तो लास्ट में आके कुत्ते के क्या समझ में आ गई कि जैसे ही घंटी बजती है, घंटी के बाद में क्या आता है? अपने सामने भोजन आता है। तो कुत्ते के जब ये समझ में आ गया कि हाँ भाई घंटी के बाद में क्या आएगा? भोजन आएगा। एक समय ऐसा आता है कि घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से क्या गिरना प्रारंभ है? लार गिरना प्रारंभ। तो बार बार प्रयोग किया गया। उसके बाद की स्थिति देखना, कुत्ते के सामने क्या बजाई? घंटी। और घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से क्या गिरना प्रारंभ है? लार गिरना प्रारंभ। समझ गए? ये जो प्रयोग था ये किसका था? पावलोव का। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उद्दीपक का मतलब आप समझते हो, उद्दीपक क्या होता है? देखो, एक थोड़ा सा और ध्यान रख लेना,
उद्दीपक और प्रेरक में भी थोड़ा सा अंतर होता है। जिस कार्य को या जिस लक्ष्य को देखकर हमें प्रेरणा मिली वो हमारे लिए उद्दीपक है, वही हमारे लिए प्रेरक है। तो लगभग दोनों समानार्थी शब्द हो गए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि कई सारे उद्देश्य एक साथ हमारे सामने हो वो तो कहलाएंगे प्रेरक। यदि उन उद्देश्यों में से केवल एक ही उद्देश्य अपन सामने रखते हैं तो वो अपने लिए क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा मिठाई की दुकान पे जाता है। मिठाई की दुकान पे जाने के बाद वो देखता है उसके सामने बहुत सारी मिठाइयां पड़ी थी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, काजू की कतली। तो ये कई सारी मिठाइयां देख के उसका मन करता है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। तो ये सब उसके लिए क्या थी? प्रेरक। ये सब उसके लिए क्या हुआ? प्रेरक हुआ। अब यदि कोई एक बच्चा मिठाई की दुकान पे गया और गुलाब जामुन को देखकर उसका मन हो गया कि काश मैं भी गुलाब जामुन खाऊं। सब मिठाइयों पे उसका मन नहीं हुआ, केवल एक मिठाई पे उसका मन हुआ। कौन सी पे? गुलाब जामुन पे। तो वो उसका क्या हुआ? उद्दीपक हुआ। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझना। एक बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। हम उससे पूछे कि बेटा किसकी तैयारी कर रहा है? वो कहता है कि मैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। फिर अपन उससे पूछते हैं कि कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तू? वो कहता है रेलवे की, पटवार की, राजस्थान पुलिस की, अगर रिट की पहले आ गई तो रिट की तैयारी करूंगा। मतलब वो तैयारी तो कर रहा है, लेकिन एक साथ उसके सामने कई लक्ष्य है, कई उद्देश्य है, तो वो उसके लिए क्या हुए? प्रेरक। एक बच्चे से अपन पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा हूं। किसकी तैयारी कर रहा है? वो डायरेक्ट जवाब देता है मैं रिट की तैयारी कर रहा हूं। तो रिट उसके लिए क्या हो गया? उद्दीपक। तो प्रेरक और उद्दीपक दोनों हमें कार्य करने के लिए विप्रेरित करते हैं। दोनों में अंतर यही होता है, प्रेरक एक साथ कई होते हैं और उद्दीपक केवल एक होता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसको लेकर? उद्दीपक को लेकर। अब यहां कुत्ते के लिए उद्दीपक क्या था? प्रारंभ में उसके लिए उद्दीपक क्या था? भोजन। क्योंकि कुत्ता प्राप्त किसे करना चाहता था? भोजन को। और भोजन को देखकर जो अनुक्रिया हुई वो क्या हुई? लार गिरना। तो लार गिरना क्या हो गई? उसके लिए अनुक्रिया हो गई। समझ रहे हो बात? फिर जब बार बार ये प्रयोग हुआ, जब कुत्ते की ये समझ में आ गई कि हाँ भाई गंठी के बाद में क्या आता है? भोजन आता है। तो अब कुत्ते के माइंड में ये चलने लग गया कि कब घंटी बजे। तो अब कुत्ते के लिए उद्दीपक क्या हो गया? घंटी हो गई। और उद्दीपक को देखकर जो लार गिरी वो कुत्ते के लिए क्या हो गई? अनुक्रिया हो गई। तो कुत्ते वाले प्रयोग में, पावलोव वाले प्रयोग में दो उद्दीपक हो गए, एक भोजन हो गया, एक क्या हो गई? घंटी हो गई। लेकिन दोनों उद्दीपकों में अपन थोड़ा अंतर करेंगे। स्वाभाविक उद्दीपक किसे कहें अपन? स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब होता है वास्तविक उद्दीपक जिसे अपन प्राप्त करना चाहें वो हमारे लिए क्या होगा? स्वाभाविक उद्दीपक होगा। तो स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक रूप से कुत्ता घंटी थोड़ी खाना चाहता था। कुत्ता क्या खाना चाहता था? कुत्ता भोजन खाना चाहता था। इसलिए भोजन तो कुत्ते के लिए कैसा उद्दीपक हो गया? स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर जो अनुक्रिया होती है उस अनुक्रिया को कहते हैं अपन कौन सी अनुक्रिया? स्वाभाविक अनुक्रिया। बाद में बार बार प्रयोग करने की वजह से कुत्ते के लिए उद्दीपक क्या हो जाती है? घंटी। लेकिन वास्तव में कुत्ता घंटी को तो खाना नहीं चाहता ना। तो ये स्वाभाविक उद्दीपक न होकर कुत्ते के लिए कैसा उद्दीपक होगा? अस्वाभाविक उद्दीपक। और अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर भी कुत्ते की जो अनुक्रिया हुई वो अनुक्रिया कैसी होगी? अस्वाभाविक अनुक्रिया। ध्यान रखना, हर जगह से अपने से यहां क्वेश्चन बनता है। कुत्ते के लिए उद्दीपक था, दोनों उद्दीपक थे। भोजन भी कुत्ते के लिए उद्दीपक था और बाद में जाके घंटी भी कुत्ते के लिए क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। फिर अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। कुत्ते के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी। फिर पूछा जाता है भोजन को देखकर कुत्ते के जो अनुक्रिया हुई वह किस प्रकार की अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया।
घंटी को देखकर या घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते की जो अनुक्रिया हुई वह कैसी अनुक्रिया है? अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखो, जो हमारे स्वभाव में होता है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती। जो हमारे स्वभाव में होता है वो प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, उसके लिए कोई कंडीशन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्वाभाविक को कह सकते हैं पर बिना कंडीशन वाली उद्दीपक। स्वाभाविक को क्या कहेंगे पर बिना कंडीशन वाली। तो अनकंडीशनल कह सकते हैं किसको? स्वाभाविक को। अनकंडीशनल मतलब यूसी। और उद्दीपक को क्या कह रहे थे पर अंग्रेजी में? स्टिमुलस। तो स्वाभाविक उद्दीपक को तो कहते हैं पर क्या? यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। और स्वाभाविक अनुक्रिया को कहते हैं पर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। वही है, स्वाभाविक का मतलब तो अनकंडीशनल हो गया, स्वाभाविक का मतलब अनकंडीशनल हो गया, उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब रेस्पॉन्स। अस्वाभाविक मतलब कंडीशन कोई ना कोई होनी चाहिए, तो इसको कहेंगे अपन कंडीशनल। उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस सीएस, इसको कंडीशनल रेस्पॉन्स मतलब सीआर। तो ये शॉर्ट नाम भी आपको हर वर्ड के ध्यान रखने। भोजन क्या था कुत्ते के लिए? स्वाभाविक उद्दीपक कह दो चाहे यूसीएस का, तो ध्यान रखना इंग्लिश वर्जन भी इनका कई बार शॉर्ट में आता है। यूसीएस तो क्या था? भोजन। यूसीआर क्या था? भोजन को देखकर लार गिरना क्या था? यूसीआर। सीएस क्या था? गंठी, और गंठी को देखकर लार गिरना क्या थी? सीआर। तो ये अपना कुछ प्रयोग हुआ। अब इसमें कुछ वर्ड जो अपने एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं जिनका अपने को ध्यान भी रखना है, वो कुछ वर्ड जिनकी अपन परिभाषाओं को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे अनुकूलित अनुक्रिया किसे कहते हैं, अनुबंधन किसे कहते हैं, विलोप किसे कहते हैं, इन कुछ वर्डों को लेकर चर्चा होगी और वो चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नेक्स्ट क्लास अपन प्रारंभ करें उससे पहले ये प्रयोग आप काफी अच्छे से याद रख लोगे, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास से जब भी आप लोग लोगे, जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूं उससे पहले तक पहले वाला मैटर आपको ढंग से तैयार कर लोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।